नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इलेट्स का ये संवाद हो रहा है, ऑनलाइन संवाद हम कर रहे हैं। और हमारे साथ आज जो हमारे साथ अतिथि जो जुड़े हुए हैं, श्री यूपी सिंह, वो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोनवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बहुत बहुत स्वागत है यूपी सिंह सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार आपको और बहुत 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 धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए। और इसके पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन यूपी सिंह जी के बारे में देना चाहूँगा अपने ऑडियंस को। और हमारी जो ऑडियंस अभी जो जुड़ी हुई है लाइव हमारे साथ जूम पर और हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ी हुई है, तो श्री यूपी सिंह 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है आईआईटी कानपुर से, और यहीं से इन्होंने एमटेक भी किया है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में इन्होंने बहुत सारे पदों पर काम किया है, और स्पेशली उड़ीसा कैडर के अधिकारी हैं, तो वहाँ भी मिनिस्ट्री और वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एज सेक्रेटरी वो वहाँ पर काम कर चुके हैं। और इसके पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया, और उसके पहले काफ़ी और जो पद हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने जो कैरियर में इन्होंने उन पदों पर काम किया है। और आज जो हमारा जो संवाद का विषय है वो वाटर रिसोर्सेज के बारे में है, जल शक्ति के बारे में है। जो सरकार का जो जल शक्ति अभियान है, जल की आज के समय में प्रमुखता क्यों है, और क्यों हमें जो हमारी केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें आज इस पे इतना जो ध्यान दे रही है वो क्यों दे रही है, तो इसके बारे में आज हमारी वार्ता होगी। तो यूपी सिंह सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो पहला सवाल हमारा है, जो हमारे बहुत से दर्शक जो हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, फेसबुक पर भी देख रहे हैं, जो हजारों लोग देख रहे हैं, तो एक जनता में आज भी जो है जल के बारे में अवेयरनेस की कमी है। तो अगर थोड़ा सा बताएं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और आपका जो डिपार्टमेंट है उसका विजन क्या है, क्यों इसकी स्थापना हुई और क्या क्या उद्देश्य है इसके बारे में प्रकाश डालें सर। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पृथ्वी पर जीवन के लिए जल नितांत आवश्यक है। इसी पृथ्वी पे जीवन क्यों है, बाकी जो ग्रह हैं बाकी में जीवन क्यों नहीं है, उसका एकमात्र कारण है जल की उपलब्धता इस पृथ्वी पर। तो जल क्यों आवश्यक है इसको कहने की जरूरत नहीं है, जल ही जीवन है, ऐसा हम सब जानते हैं, सब कहते भी हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय करीब 1 साल पहले जब ये सरकार फिर से आई तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। ऐसा नहीं था कि इसके पहले मंत्रालय नहीं था। मंत्रालय जो था उसका नाम था वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। तो इसको जल शक्ति मंत्रालय किया गया। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि पानी का विषय बहुत बड़ा विषय है। पानी जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बहुत जगह पानी को डील किया जाता है, कई विभागों में, कई मंत्रालयों में। तो कोशिश ये की जा रही है कि पानी से संबंधित सारी चीजें जो हैं वो कैसे एक मंत्रालय में ही वो डील हो। इसी उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अंदर 2 विभाग हैं। एक विभाग जो वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन है, और दूसरा विभाग ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में तो 2 मुख्य कार्यक्रम हैं। एक है पानी के पीने की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिसके लिए जैसा कि आपको पता ही होगा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई है कि 2024 तक हर घर नल से जल कैसे पहुंचाया जाए। और जो दूसरा उसका कंपोनेंट है सैनिटेशन, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि भारत के सारे गांवों को ओडीएफ या ओपन डेफिकेशन फ्री ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। लेकिन इस फेज में उसमें ओडीएफ प्लस या ओडीएफ प्लस प्लस की बात है कि कैसे ओडीएफ जो हुआ है उसको सस्टेनेबल किया जाए, कैसे वहां पे लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, ऐसे कई चीजें हैं। जहां तक डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन का सवाल है, बाकी पानी से संबंधित जितनी बातें हैं वो सब यहाँ डील होती हैं। पानी से संबंधित पॉलिसी, प्रोग्राम्स,
उसके अलावा नदियों से संबंधित जितनी चीजें हैं, जैसे पहले गंगा से संबंधित गंगा रिजुवनेशन का मामला पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में था। 2014 में वो इस मंत्रालय में आ गया। इस बार जब नई सरकार बनी तो जो बाकी नदियां भी थी उनके लिए एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट या उसके अंदर एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम था, वो भी अब इस मंत्रालय के अंदर आ गया है। तो जहां तक ये विभाग जिसका सचिव मैं हूं, इसमें हम जितने सिंचाई से संबंधित चीजें हैं, डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, ग्राउंड वाटर से संबंधित चीजें हैं, फ्लड या जो बाढ़ होती है उससे संबंधित जितनी चीजें हैं, नदियों का पुनरुद्धार का विषय है, ये सारे विषय हमारे इस डिपार्टमेंट में डील किया जाए। एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके डिपार्टमेंट का कार्य है जो भूजल पे है, जो ग्राउंड वाटर की बात करते हैं। तो अगर उसकी बारे में हमें बताएं कि ग्राउंड वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से जल को जितना महत्व दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया है। मैं तो कई बार कहता हूं कि ग्राउंड वाटर को एक सरफेस वाटर का पुअर कजिन माना जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो इनविजिबल रिसोर्स है। आपको सरफेस वाटर दिखता है, कहीं डैम है, कैनाल्स हैं, बाकी वाटर बॉडीज हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, ये आपको दिखते हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर जो है इनविजिबल रिसोर्स है, ग्राउंड वाटर दिखता नहीं है भूजल। लेकिन भूजल की महत्ता इसलिए है कि आज के दिन में भी जितना इरिगेशन होता है, जितनी सिंचाई होती है, उसका करीब 65% हिस्सा जो है वो ग्राउंड वाटर से इरिगेट होता है। बहुत लोगों को, जैसे पंजाब है, पंजाब में चूंकि भाखड़ा डैम जैसे डैम हैं, बहुत सारे कैनाल का जाल बिछा हुआ है, तो लोगों को जनरली ये आइडिया होता है कि शायद वहाँ सारा सिंचाई जो है वो सरफेस वाटर से होता होगा। लेकिन वहाँ भी करीब 78% सिंचाई जो है वो भूजल से होता है। उत्तर प्रदेश लीजिए, जहाँ पे बहुत सारे पुराने से पुराने कैनाल बने हुए हैं, अपर गंगा कैनाल से लेके बहुत सारे शारदा सहायक और बाकी सिस्टम्स हैं, वहाँ भी उत्तर प्रदेश में करीब 80% इरिगेशन जो है वो ग्राउंड वाटर से होता है। उसके अलावा अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो 80% से ज़्यादा गाँव का ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो ग्राउंड वाटर से होती है। शहरों में भी करीब 50% से ज़्यादा जो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट ग्राउंड वाटर पूरा करता है। उसी तरह इंडस्ट्री में भी कम से कम 50% पानी की जो आवश्यकता है वो ग्राउंड वाटर से होता है। तो ग्राउंड वाटर एक बहुत ही अहम भूमिका देश के जो जल की सुरक्षा है उसमें करता है। एक और इसकी खासियत यह है कि ग्राउंड वाटर जो है वो एक रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है। और अगर आप देखें तो जैसे कहा जाए कि भाई सबसे बड़ा, आपसे किसी से पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्टोरेज रिजर्वायर कंट्री में कौन है, तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम कहेंगे। कोई कहेगा भाखड़ा है, कोई कहेगा हीराकुद है, कोई कहेगा नागार्जुन सागर है, इस तरह के नाम आएंगे। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जितने ही हमारे रिजर्वायर्स हैं, 5700 से ज्यादा रिजर्वायर्स, बड़े रिजर्वायर इंडिया में हैं। इन सब में जितनी पानी को धारण करने की क्षमता है, जितना वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, उससे ज्यादा पानी जो है वो हमारे ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है। 400 BCM से ज्यादा, करीब 430 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राउंड वाटर से हमने पानी निकाला और अगली बरसात हुई, उसमें ग्राउंड वाटर में पानी फिर से भर गया। तो इसलिए ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक दिक्कत हो रही है कि जो ग्राउंड वाटर जिसने हमें काफी हद तक खाद्यान्न की सुरक्षा दी, ऐसा नहीं है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत लोग समझते हैं कि डैम्स और कैनाल से आए हैं। उससे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया है वो ग्राउंड वाटर, जो लाखों लाख जो नलकूप और इस तरह की संरचनाएं हैं उनसे आई है। लेकिन जो हमारे लिए एक समय कह सकते हैं समाधान बना, हमें जिसने खाद्य सुरक्षा दी, आज सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम हो गया है। कुछ ऐसे, हमेशा नहीं, हर जगह नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं देश के जहां पानी का कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर का दोहन या ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, उसके चलते वहां ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे से नीचे जाता जा रहा है। हरियाणा है, पंजाब है,
राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, कर्नाटका के कुछ हिस्से हैं, तमिलनाडु के कुछ हिस्से हैं, गुजरात के कुछ हिस्से हैं, ऐसे कई सारे, इवन ऐसे उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ की ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। अब उसके दो कारण होते हैं। एक तो है कि हम कितना पानी को जमीन के अंदर डाल रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं, उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि जितना हम जमीन के नीचे डाल रहे हैं उससे ज्यादा तो नहीं निकाल रहे हैं। अगर उससे ज्यादा निकाल रहे हैं तो ऐसा है कि वो धीरे धीरे वो लेवल नीचे चलता जाएगा और पानी जो है वो असीमित पानी जमीन के नीचे नहीं है। जमीन के अंदर जो पानी होता है वो एक्यूफर्स में होते हैं। तो ऐसा होगा कि 10-15 साल के बाद एक्यूफर्स ही पूरे ड्राई हो जाएंगे। तो जो अभी हम जो सिंचाई के लिए पानी यूज कर रहे हैं, कल को पीने के लिए भी पानी की दिक्कत हो सकती है। तो ग्राउंड वाटर इम्पोर्टेंट भी है और ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज करना जिसको कहते हैं कि अगर आप धरती माँ को पानी पिलाएंगे तो धरती माँ भी आपको पानी पिलाएंगे। तो ये ग्राउंड वाटर इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है और आपने ये भी बताया कि कैसे उसका स्तर जो है वो घटता जा रहा है ग्राउंड वाटर। कैसे इस स्थिति को रोका जाए, कि कैसे स्तर को, ग्राउंड वाटर के स्तर को ऊपर लाया जाए, इस पे कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या बाकी लोग जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिला प्रशासन, इंडिविजुअल्स, काफी लोग जल संरक्षण के लिए या ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे मैं केवल एक उदाहरण पहले देना चाहूंगा भारत सरकार के द्वारा, कि अभी हमने कुछ दिन पहले पिछले 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया जिसका नाम है अटल भूजल योजना। वो अटल जी के जयंती के दिन लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है, अभी ये पायलट प्रोग्राम जैसा है, 7 राज्यों में जहां पानी की ज्यादा समस्या है, 7 राज्यों में के कुछ चुने हुए जिलों में इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। बट ये प्रोग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये पैसे के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट ला रहा है। आज तक जो हमारा सारा पहले इम्फेसिस होता था वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट पे, अब इम्फेसिस होना चाहिए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे। तो उसमें भी क्या जरूरी है, तो जो कि इस प्रोग्राम में है वो है पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विथ इम्फेसिस ऑन डिमांड साइड मैनेजमेंट। अब मैं थोड़ा इसको एलाबोरेट करना चाहूंगा पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के कंसेप्ट को। ये नहीं है कि ये नया कंसेप्ट है। पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे बहुत जगहों पे बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन वो बहुत किसी एक गांव में हुआ है, एक ग्राम पंचायत में हुआ है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया। आप सबने नाम सुना होगा अहमदनगर में एक हिब्रे बाजार करके, जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं। हिब्रे बाजार के एक सरपंच पोपटराव पवार ने आज से नहीं 20 साल से भी ज्यादा हो गए इस पे वो काम करते आए हैं, और जहां पे 300-400 मिलीमीटर बारिश होती है वहां भी पानी की कोई दिक्कत नहीं होती। तो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट जो जन सहभागिता से हो, जिसमें गांव के लोग ही सब कुछ, गांव के लोग मेजर करेंगे कि उनके यहाँ कितनी बारिश हुई, गांव के लोग मेजर करेंगे कि वो पानी जो है कितना बह के चला गया, कितना पानी जमीन के आया, वाटर टेबल जो है या वाटर लेवल कुओं में या जो चीजों में है उसमें कितना बढ़ा, कितना घटा, हमने कितना उसमें से पानी बाहर निकाला, उसका मेजरमेंट करेंगे। उसके बेसिस पे वो एक करेंगे वाटर बजटिंग, कि कितना पानी, जैसे हम घर की बात करते हैं वाटर बजटिंग की, या देश के भी वाटर बजट होता है, घर में वाटर बजट होता है कि भाई हमारी इनकम क्या है और हमारा खर्चा क्या हो रहा है। तो उसी तरह से वाटर बजटिंग होगी कि कितना पानी हमें मिल रहा है और कितना हम खर्चा कर रहे हैं। तो 2 तरह से हो सकता है, या तो बजट सरप्लस बजट होता है या डेफिसिट बजट होता है। तो अगर सरप्लस बजट है तब तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो डेफिसिट बजट जो होता है तो बजट करेंगे। डेफिसिट हुआ तो फिर वही होगी कि क्या हम सप्लाई साइड या डिमांड साइड क्या मैनेजमेंट करें। सप्लाई साइड मैनेजमेंट वैसे ही है जैसे इनकम बढ़ाना। अगर हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है तो 2 ही चीज हम कर सकते हैं, या तो हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं या हम खर्चे को घटा सकते हैं। तो यहाँ भी वही है कि गांव में एक वो वाटर सिक्योरिटी प्लान बनेगा। वाटर सिक्योरिटी प्लान में ये होगा कि ठीक है भाई, हम पानी को कैसे, पानी की उपलब्धता या पानी की सप्लाई या पानी की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाएं। अब उसके लिए जो भी तरीके हों, जैसे वाटर कंजर्वेशन,
स्ट्रक्चर्स बना के हो, या दूसरी तरफ हो डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो इस स्कीम में डिमांड साइड मैनेजमेंट पे बहुत जोर है, क्योंकि अभी तक हमने ज्यादातर डिमांड घटाने की कोशिश नहीं की है एक्चुअली। हमारा जो तो चाहे वो हम पीने के लिए पानी का उपयोग कर रहे हों, चाहे वो हम खेती के लिए कर रहे हों, चाहे हम इंडस्ट्री के लिए कर रहे हों, जितनी पानी की आवश्यकता है उससे हम कई गुना ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर, जहां पे लेटेस्ट डेटा कहता है कि 89% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर कंजम्पशन गोज टू इरिगेशन, तो 89% में, और वहाँ वाटर यूज इफिशियंसी जो है वो करीब 35 to 40%। इसका मतलब है कि जितना पानी की आवश्यकता है उससे हम 2 गुना 2.5 गुना पानी खर्चा कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था विज्ञान भवन में, तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भाई पानी की आवश्यकता किसको है? पानी की आवश्यकता पौधे को है, क्रॉप को है, कि पानी की आवश्यकता जमीन को है? तो हम पौधे को पानी नहीं दे रहे हैं, हम जमीन को पानी दे रहे हैं। उन्होंने एक और भी उदाहरण उसी लॉन्च करते कहा था कि अगर एक बच्चे को दूध की जरूरत है तो उसे हम दूध पिलाएंगे, चम्मच से, ग्लास से, बॉटल से। अगर हम उसको दूध से नहला देंगे तो क्या उसका स्वास्थ्य बेटर होगा? तो कई बार ये भी हो रहा है कि हम जितनी पानी की आवश्यकता है किसी क्रॉप को, उससे ज्यादा पानी हम एक तरफ दे रहे हैं, तो एक तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है, दूसरी तरफ हमें पानी की समस्या भी बढ़ रही है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार के स्तर पे, एक बड़े स्तर पे पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का कंसेप्ट लाया गया। बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इस दिशा में काम करते हैं उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो नहीं सोच रहे थे कि सरकार इस तरह से पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, सरकार डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात करे। एक तो ये मैंने जस्ट एक उदाहरण भारत सरकार की तरफ से दिया। अब राज्य सरकारों की थोड़ी सी मैं बात करूं, तो राज्य सरकारों ने भी, कई राज्य सरकारों ने पहले और कुछ हाल में इन्होंने इस पे काफी काम किया है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा, वो कहते हैं ना, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। हाँ, एक तरीका पहले ये होता था कि कहीं भी पानी गिर रहा हो उसको दूर ले जाके एक डैम में हम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर जो है वो पानी को संग्रह करें, उसका अपना एक रोल है। लेकिन दूसरा ये होना चाहिए कि जहां पानी गिरता है हम वही पानी को कैच क्यों ना करें। अगर हमारे छत के ऊपर पानी गिरता है तो हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, अगर हमारा खेत में पानी गिरता है तो हम खेत में करें, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। तो ये कंसेप्ट पे, जैसे राजस्थान में चला था एक प्रोग्राम, अभी भी चल रहा है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। एक सुजलाम सुफलाम करके गुजरात में चला प्रोग्राम, महाराष्ट्र में वैसे ही जल युक्त शिविर चल भी रहा है। मिशन काकतिया एक प्रोग्राम है तेलंगाना का, इसी तरह से निरुचेट्टू प्रोग्राम है एक आंध्र प्रदेश का। तो और हाल में जो लेटेस्ट जो प्रोग्राम चल रहा है जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा वो बिहार का है। बिहार में अभी एक जल जीवन हरियाली एक मिशन है जिसमें राज्य सरकार करीब 24-25 हजार खर्चा करके वहाँ के जितने ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उन सबको, जैसे वहाँ पे एक आहर होता है, पाइन होता है, इस टाइप के सिस्टम्स जो हैं वो सबको फिर से जिंदा किया जा रहा है। क्योंकि ये अब रियलाइजेशन हो गया है कि हमने अपने ट्रेडिशनल वाटर बॉडी, हमारे पास बड़ी एक समृद्ध परंपरा रही है जल को संग्रह करने की। नहीं तो आज जो आप स्टेप वेल देखते हैं, दिल्ली में भी स्टेप वेल है, या जिसको भाव या वावरी या इस टाइप की बातें करते हैं, वो किसी जमाने में बने थे और वो पानी की सुरक्षा के लिए, पानी को संग्रह करने के लिए बहुत ही अच्छे, मतलब दे आर वाटर हेरिटेजेस ऑफ इंडिया मैं कहता हूँ। तो जब इतना हमारा विकसित था, लेकिन हमने बीच में कहीं ना कहीं जो पानी के प्रति, जल के प्रति जो हमारा आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, जो ये वाटर बॉडीज हैं जिनकी देख रेख करनी चाहिए, इसको हमने कहीं ना कहीं बीच में नेग्लेक्ट किया। वाटर बॉडीज या तो सिल्टेड अप हो गए, इंक्रोच्ड हो गए, कुछ पे लोग खेती करने लगे, कुछ पे लोगों ने घर बना लिया, कुछ पे रोड बन गए। जो जिस मार्ग से पानी वाटर बॉडीज तक आता था वो मार्ग हमने अवरुद्ध कर दिए। इनफैक्ट एक बड़ा कारण जो आज के दिन में शहरों में जो आपने अर्बन फ्लडिंग सुनी है, अर्बन फ्लडिंग का एक कारण ये भी है। एक तो ठीक है वहाँ पे ड्रेनेज कंजशन है, जो हमने ड्रेन्स बने हैं वो ड्रेन्स बने थे एक पर्टिकुलर रेनफॉल के लिए। आज के दिन में क्लाइमेट चेंज के बाद रेनफॉल जो है एक ही दिन में बहुत सारा हो जाता है, उसके बाद बारिश नहीं होती है, तो एक तो उसके लिए नहीं बना था। लेकिन जो बना था उसको भी हमने इंक्रोच कर दिया, हमने हर जगह कंक्रीटिंग कर दी
और हमने जितने भी हमारे वाटर बॉडीज थे उसको भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, जहां भी हो। तो एज ए रिजल्ट पानी जो वहां पे जमा होता वहां के वाटर बॉडीज में, और या तो पानी नीचे जाता सोक करके, पेनेट्रेट करके, वो पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज हमने हर जगह कंक्रीटिंग कर दी, और वो पानी जो है वो वाटर बॉडीज तक नहीं जा रहा है, या तो हमने वाटर बॉडीज को नेग्लेक्ट किया, वो खत्म हो गए, या जो रास्ता, जिस रास्ते से वाटर बॉडीज तक वो पानी पहुंचता था, वो रास्ता हमने अवरुद्ध कर दिया। तो आज दैट लीड्स टू नॉट ओनली, एक तरफ स्कार्सिटी होती है पानी की, और दूसरी तरफ अर्बन फ्लडिंग भी होती है। तो इस ढंग से स्टेट्स ने तो बहुत सारे, अधिकांश स्टेट ने कुछ ना कुछ जो है स्पेशल प्रोग्राम लिए। अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे जिला है, मैं थोड़ा मजाक में कहता हूं कि हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें पीएम, सीएम और डीएम, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल एक्चुअली, और ये अगर इनिशिएटिव लें तो बहुत चीजें हो सकती हैं। तो बहुत सारे जिलों में ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे मैं कई बार चर्चा पहले भी कर चुका हूं, जब बांदा जिला है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड आप सब जानते हैं सूखे के लिए जाना जाता है। वहाँ का एक जिला बांदा है जहाँ पे वहाँ के तत्कालीन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे हीरालाल जी, उन्होंने एक शुरू किया था कुआं तालाब जियाओ अभियान, और करीब 7,000 कुएं, 2,000 से ज्यादा तालाब को जिंदा किया गया। उधम सिंह नगर एक जिला है उत्तराखंड में, वहाँ के जिला प्रशासन ने सारे जितने भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के अनुसार कागज पे जितने भी तालाब थे, उन तालाबों को पहले उसकी वो 100% फिजिकल वेरिफिकेशन कराई। पाया ऐसा कि आधे तालाब जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। फिर उन्होंने उस पे से इंक्रोचमेंट हटाया, और उसके बाद उन्होंने सारे मनरेगा और दूसरे, यहाँ तक कि वहाँ पे एक माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके CSR की तरह कंसेप्ट लाके उसको ठीक किया गया। पुडुचेरी के जो तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने, क्योंकि वो चोलास की एक बड़ी अच्छी परंपरा थी, उसी परंपरा को करते हुए केवल 3 महीने में, पहले 3 महीने में उन्होंने करीब 178 या इस तरह के वाटर बॉडीज को वो किया था। कहीं पे छोटी छोटी नदियां थी जो विलुप्त हो गई हैं, जैसे एक सीतामढ़ी जिला है बिहार में, वहाँ एक लखनदेई नदी होती थी, लखनदेई नदी का अस्तित्व ही खत्म हो गया था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उसमें भी काम किया गया और लखनदेई नदी आज जिंदा हो गई। तमसा नदी है 150 किलोमीटर के आसपास अयोध्या को में तमसा है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है उस नदी का। उस नदी को जिला प्रशासन ने जिंदा किया। तो ये तो मैंने बताया कि कुछ जिलों में भी इस ढंग से काम हो रहा है, और इसलिए भी ये सब कामों की गति मिली क्योंकि पिछले साल हमने जो जल शक्ति अभियान भारत सरकार की तरफ से जो पिछले साल जल शक्ति अभियान, जो पिछले साल 256 जो थोड़े जल से ज्यादा अभावग्रस्त जिले हैं उनमें शुरू किया गया था, और उससे एक काम तो उस दौरान जो हुआ सबसे बड़ी बात हुई कि एक जन जागृति आई, एक बज सृष्टि हुई। काफी लोग जो हैं इस काम में उसके बाद भी जुटे। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके पहले काम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उसमें जुटे। तो एक तो मैंने बताया कि कुछ केंद्र से भी पहल हो रही है, राज्यों से भी पहल हो रही है, जिला स्तर पे भी पहल हो रही है, लेकिन अगर मैं जिक्र ना करूं कम से कम कुछ लोगों का या कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, सबके नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे बैंगलोर की बात हुई, बैंगलोर में पानी की समस्या, सबने कहा कि वो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में जो कुछ ऐसे बड़े बड़े हमारे टाउन्स हैं, सिटीज हैं, जो पानी जहाँ पे खत्म हो जाएगा या ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, तो उनमें एक सबसे ऊंचे स्थान पे बेंगलोर भी था। नाउ बेंगलोर में 3 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 1 मिलियन वेल्स फॉर बेंगलुरु सिटी शुरू किया है, और अभी तक वो करीब 2 साल में 1 लाख कुओं का उद्धार कर चुके हैं। एक ऐसे ही छोटे, मतलब ऐसे कोई बड़े लोगों की केवल बात नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप वैसे तो आमिर खान वाटर कप चलाते हैं, राजेंद्र सिंह जी से लेके ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन जैसे एक मिस्टर तनवर हैं, ये पहले इंजीनियरिंग की थी, यहीं पास में ही गाजियाबाद या नोएडा में कहीं रहते हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, एक MNC में काम करते हैं। आज के दिन वो पूर्णकालीन, वो केवल मतलब पॉन्ड मैन बन गए हैं,
वो बेसिकली पॉन्ड्स एंड टैंक्स के रिजुवनेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो एक उमर सैफ हैं शामली में, एक रमनकांत त्यागी हैं मेरठ में, एक अयप्पा मसगी हैं साउथ में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल लोग हैं। उमाशंकर पांडे हैं, मैं खुद गया था उनका गांव जखनी। जखनी एक आज एक जल ग्राम के नाम से उसको जाना जाता है, और कोई बड़ी चीज नहीं, ना तो सरकार से उन्होंने कोई मदद ली गांव वालों ने। उन्होंने एक ही प्रिंसिपल किया कि खेत पे मेर और मेर पे पेड़। तो बेसिकली खेत पे मेर बना के पानी को संग्रह करके आज वहाँ के जखनी गांव के जो तालाब हैं वो भी पानी से भरे हुए हैं। वहाँ के हैंडपंप्स में पानी आता है, ऐसा नहीं है कि हैंडपंप को चलाया गया उसमें से पानी नहीं आता है। तो मेरा कहने का है कि हर स्तर पे ये बात सही है कि देखिए, पानी की समस्या जो मुझे पहले ही शायद बतानी चाहिए। भारत में 2-3 कारण जो हैं। एक तो ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन वर्ल्ड का 18% है, और हमारे पास पानी जो दुनिया का जो फ्रेश वाटर है वो केवल 4% है। 17% हमारे पास जो कैटल पॉपुलेशन होता है वर्ल्ड का 17%। पानी की आवश्यकता केवल लोगों को नहीं होती है, पानी की आवश्यकता सबको होती है। कैटल से लेके छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको भी पानी की आवश्यकता होती है। तो 4% हमारे पास पानी है, 18% हमारे पास पॉपुलेशन है, 17% कैटल पॉपुलेशन है। दूसरा देखिए, बहुत सारे देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी सारी बारिश जो होती है वो करीब 3 महीनों तक सीमित ही रहती है। जनरली मिड जून के आसपास शुरू होगी और मिड सितंबर तक जो है वो, या अगस्त तक जो है वो बारिश खत्म हो जाती है। तो पानी बरसता तो 3 महीने है, लेकिन पानी की आवश्यकता हमें पूरे 12 महीने होती है। और एक और सबसे बड़ी चीज हो गई है जो कि हाल के दिनों में जो ज्यादा चिंता का विषय हो गया है, वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन का अगर आप देखें तो आज के दिन में इम्पैक्ट अगर सबसे ज्यादा कहीं दिखता है तो वो है रेनफॉल पैटर्न। पहले ही हमारा रेनफॉल पैटर्न वियर्ड था थोड़ा, जैसा मैंने बताया, वाइड स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी की जो हम इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई एक तो 3 महीने बारिश हुई, दूसरा होता है कि कहीं बारिश होती है 1000 मिलीमीटर, 2000 मिलीमीटर, 4000, 5000 मिलीमीटर, और कहीं होती है 200 मिलीमीटर। हमारा वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस भी वर्ल्ड का इंडिया में है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड भी इंडिया में। तो एक तो ये हो ही रहा था, लेकिन जब से ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये पिछले साल जैसे आपको याद होगा बड़ौदा में एक दिन में 600 मिलीमीटर बारिश हुई। अब वो तो पूरे साल भर में वहां बारिश होती थी, वो एक दिन में हो गई। तो ये भी एक समस्या हुई है, और इसके चलते जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, ये थोड़ी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, थोड़ी इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ेगी। तो इन सब के लिए ये जरूरी है कि हर स्तर पे, केंद्र सरकार के स्तर पे, पानी तो राज्य का विषय है, इसलिए मेजर एक्शन जो है वो राज्य में होता है। तो राज्य के स्तर पे, जिला के स्तर पे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम और आप सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम खुद ही अगर देखना शुरू करें कि घर में जो हम पानी का व्यवहार करते हैं, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे नहाने के लिए हो, चाहे लैट्रिन में यूज करने के लिए हो, किचन में यूज करने के लिए हो, अगर हम देखना शुरू करें तो हम ये पाएंगे कि हम जितना पानी की हमें आवश्यकता है उससे हम ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट स्तर्स पे, मतलब डिफरेंट लेवल्स पे इस पे काम हो रहा है। बट जो बात आपने कही शायद शुरू में ही, कि उसकी और भी आवश्यकता है कि कैसे और लोगों को अवेयर किया जाए। वाटर लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको समझ में आना चाहिए। अगर स्कूल के बच्चे से आज पूछा जाता है कि पानी कहाँ से आता है, तो वो बताता है पानी टैप से आता है। टैप इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। एक्यूफर क्या है, एक्यूफर क्यों सूखते हैं, वाटर टेबल क्यों नीचे जा रहा है, नदियां क्यों प्रदूषित हो रही हैं, नदियों में प्रवाह क्यों घट रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें लोगों को और थोड़ा इस पे जागरूक करना है। इसमें हम सबका काम है, हमारा भी काम है, आपका भी काम है। बिल्कुल। एक आपने बात उठाई कि डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात की, आपने बताया कि कंजर्वेशन की बात की। आपने कहा कि अगर हम उसका दुरुपयोग कम हो तो और ये समस्या एड्रेस हो सकती है। एक और इसमें एंगल आता है जहाँ पर इकोनॉमिक एंगल आ जाता है कि वाटर की जो प्राइसिंग इंडिया में, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बड़ी सस्ती है, कि इतनी सस्ती है कि कोई उसकी कदर नहीं करता, ना शहर में और ना गांव में। तो इस पे आपकी सोच क्या है? मैं अभी वाटर प्राइसिंग तक नहीं जाऊंगा। देखिए, पानी की ऐसी आवश्यकता है और पानी की आवश्यकता सबको है।
और हमें, मैं कहते हैं ना कि उतना ही हमें खाना चाहिए जिसको हम हजम कर सकें। तो ये रिफॉर्म्स जो हैं, वाटर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वाटर सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हैं वो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब हम स्टेट अवे अगर हम कहें कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर जगह पानी सस्ता है। जैसे आप शहर में अगर रहते हैं तो आपके यहाँ जो वाटर सप्लाई होती है उसके लिए आप पैसे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, म्यूनसिपैलिटीज हैं, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में है, कहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो पैसे भी लेते हैं क्योंकि एक सर्विस है। कई लोगों का ऐसा होता है कि पानी तो मुफ्त में मिलना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति की एक देन है। ठीक है, पानी प्रकृति की एक मुफ्त, मतलब इट्स अ फ्री गिफ्ट इन अ वे, यस, बट फिर एक सर्विस भी है ये, और सर्विस पहुंचाने के लिए आपके तक पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं कहूंगा कि कुछ दूसरी चीजें हैं जिसपे पहले हम रिफॉर्म्स करें। एक तो पहले प्राइसिंग करने से पहले मेजरमेंट में हमारा ये है कि हम मेजरमेंट ही ठीक से छोड़ दीजिए। हम तो खेती की बात ही नहीं कर रहे हैं, इवन शहर में जो पानी आता है उसका प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर बिलिंग, ये भी अभी भी एक कह सकते हैं कि एक मुद्दा बना ही हुआ है। तो एक मेजरमेंट की बात हुई। दूसरी बात है कि वाटर पॉलिसी, वाटर प्राइसिंग के पॉलिसी के पहले कुछ और पॉलिसीज की को भी हमें टच करने की जरूरत है। जैसे सरकार की पॉलिसी है और उसका उद्देश्य भी सही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अब आवश्यकता है पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्वीक करने की। जैसे प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है, आप जानते हैं सरकार जो है वो ज्यादा अन्न का जो उत्पादन होता है उसको सरकार प्रोक्योर करती है, संग्रह करती है, खरीदती है, उसके बाद उसको गोडाउन्स में रखती है, और बाकी वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बाकी चीजों में। और ऐसा भी है कि किसी एक हिस्से में ज्यादा उत्पादन होता है, किसी दूसरे हिस्से में कम उत्पादन होता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी की जाती है, वो अच्छी चीज है। लेकिन क्या है कि आज के दिन में अगर आप देखेंगे कि इस प्रोक्योरमेंट के चलते, प्रोक्योरमेंट बेसिकली हमारे कंट्री में धान, गेहूं और गन्ने की होती है, और ये 3 क्रॉप ऐसे क्रॉप हैं जो कि पानी, समझ लीजिए कि 80% ज्यादा पानी इन्हीं 3 क्रॉप्स पे जाता है। नाउ पंजाब का केस लीजिए, पंजाब में पहले धान की खेती नहीं होती थी, 70s तक धान की खेती नहीं होती। उसके बाद आज के जो धान की खेती हो रही है उसके 2 ही मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि हम धान को प्रोक्योर करते हैं, तो फार्मर्स को ये चिंता नहीं है कि जो वो ग्रो कर रहा है वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, सही रेट पे भी, हर साल उसका प्राइस भी रिवाइज होता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर होता है, तो अच्छे दाम पे अगर उसको बेच पाता है तो वो क्रॉप उगाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज वहां पे है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी या तो फ्री है या हाईली सब्सिडाइज है, तो फिर फार्मर ये नहीं सोचता है कि हमें कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा पानी को पंप करने के लिए, तो ही कीप्स पंपिंग द वाटर। तो पहले पानी के प्राइसिंग से पहले मैं कह रहा हूं कि हमें प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, हमें ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की पॉलिसी है या हाईली सब्सिडाइज, सब्सिडी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, बिकॉज बट कैसे दिया जाए, फार्मर्स इन द कंट्री दे नीड असिस्टेंस, दे नीड सब्सिडी, लेकिन वो सब्सिडी ऐसे टारगेटेड हो कि कम से कम पानी की बचत के लिए वो उस हिसाब से कुछ पॉलिसी बनाई जाए। जैसे छोटे मोटे प्रयास हुए हैं, मैं 2 प्रयास, इवन जैसे पंजाब की बात कर रहा हूं कि वहां दिक्कत है, लेकिन 2 प्रयास पंजाब गवर्नमेंट ने एक पिछले साल लाई, पानी बचाओ पैसा कमाओ। अब उसमें यही है कि अगर आप पानी, आज के दिन में 100 यूनिट्स बिजली खर्चा करके पानी कर रहे हैं, अगर आप 100 यूनिट के जगह पे 60 यूनिट ही खर्चा करके अगर आप इरिगेट कर देंगे, तो जो 40 यूनिट बचा बिजली, उसका पैसा जो है वो फार्मर्स को सरकार देगी। पहले 100 यूनिट्स का पैसा कंपनी को जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जाता था, अब 60 यूनिट चूंकि खर्चा हुआ है तो 60 यूनिट का पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जाएगा, 40 यूनिट जो है उसका पैसा सरकार फार्मर को देगी। तो सरकार का खर्चा अभी भी 100 यूनिट्स का है, लोगों की इनकम थोड़ी बढ़ी, 40 यूनिट का पैसा मिला। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि 40 यूनिट में जितना पानी पंप होता वो पानी पंप नहीं हुआ। एक छोटा सा दूसरा वही का उदाहरण दूंगा जो कि थोड़ा पुराना हो गया है। वहां पे एक एक्ट लाया गया था। पहले क्या होता था कि वहां पे कुछ नई वैरायटी आई, जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी पैडी आई, फिर लोगों ने 2-2 पैडी भी एक सीजन में करने शुरू किए। तो 2 पैडी अगर एक सीजन में करेंगे तो फिर पैडी आपको पहले लगाना पड़ेगा। तो अप्रैल मई में लोगों ने पैडी लगाना शुरू किया, तो एक क्रॉप हो जाएगा, फिर वो दूसरा क्रॉप भी लगाएंगे। अब अप्रैल मई में कोई बारिश नहीं होती है, तो अप्रैल मई में अगर आपको सीडलिंग रेज करना है, आपको ट्रांसप्लांटेशन करना है,
तो आपको पानी ग्राउंड वाटर ही पंप करना पड़ेगा। तो एक एक्ट लाया गया 2009 में। इनफैक्ट उस एक्ट लाने से पहले ही हुआ कि नहीं, हम ये कहें, ये नोटिफाई करें कि इस दिन से पहले सीडलिंग रेज नहीं कर सकता है कोई फार्मर, इस दिन से पहले कोई भी फार्मर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकता है। एक कोई डेट हो, 10 मई 10 जून, 20 मई 20 जून, 30 मई 30 जून, इस तरह के डेट की बात जब उठी तो शुरू में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी कहा कि नहीं भाई, ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फार्मर्स इसका विरोध करेंगे। फिर हुआ कि 2008 में इसको एक ऑर्डिनेंस लाके कोशिश की जाए, तो 1 साल किया गया और लगा कि नहीं ठीक है, तो 2009 में एक सर्कुलर लाया गया। एंड एज ए रिजल्ट हर साल एक डेट फिक्स होता है। पिछले साल 20 मई हुआ था कि 20 मई से पहले कोई सीडलिंग रेज नहीं होगी और 20 जून से पहले कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगी। इस बार ऑफ कोर्स उसको 10 मई 10 जून करना पड़ रहा है बिकॉज कुछ लेबर्स की दिक्कत है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। एंड अगर वही अप्रैल मई में जहां पे अगर वो खेती होती तो 4500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती, वही अगर मिड जून में आप कर रहे हैं तो केवल आपको 1500 से 2000 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब तक थोड़ी बरसात शुरू हो जाएगी। तो इस ढंग से मेरा ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें पॉलिसी लेवल पे, प्राइसिंग पे अभी उतना ना जाके, पहले मेजरमेंट की बात की हमने, ये एक दो और पॉलिसी की बात मैं कह दूं, जैसे महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी। अब हमें आज की आवश्यकता है, जैसे ही रेगुलेशन की बात होती है तो सबको लगता है कि भाई शायद पानी का कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, और ये वहां भी ऐसा नहीं है, वहां पे भी थोड़ा पैसा फार्मर से लिया जाता है, लेकिन वो क्रॉस सब्सिडी का तरीका है। आज के दिन में महाराष्ट्र में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो निकल आता है, जो कैपेक्स खर्चा होता है वो नहीं निकलता है। तो जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, तो हमारी कोशिश ये है, अभी हम सारे स्टेट, चूंकि स्टेट पानी स्टेट का विषय है, तो अभी हमने वो सबसे कई जगह, कई सारे राज्यों ने इस पे लेजिस्लेशन किया भी है, लेकिन पूरा रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी फंक्शन नहीं करना शुरू किया। वैसे ये रिसाइकिल रीयूज, एक समय हम समझते थे कि ये जो पानी धीरे धीरे, जैसे ही हम पानी को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पानी सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं, वो पानी जो आ रहा है ट्रीटमेंट के बाद, उसको कैसे हम रिसाइकिल एंड रीयूज करें उस पानी को। उसके लिए भी जैसे पॉलिसी कई राज्यों ने बना दी है, गुजरात ने बनाई पॉलिसी, अभी हरियाणा ने भी बना दी पॉलिसी, तमिलनाडु ने अभी पॉलिसी फाइनलाइज कर रहे हैं। तो इस ढंग से हमारे पास, मेरा अपना मानना है कि कई सारे पॉलिसी फ्रंट्स भी हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। जैसे महाराष्ट्र ने भी एक पॉलिसी की कि क्योंकि महाराष्ट्र बिल्कुल सुटेबल नहीं है शुगर केन के लिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि वन ऑफ द ड्राई स्टेट्स जो है वो मोस्ट पार्ट एक्सेप्ट मे बी कोंकण एंड जो उनका कोस्टल छोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ पे शुगर केन दूसरे कारणों से काफी खेती होती है। तो वहाँ हुआ है कि हम 3 साल में ये कोशिश की जा रही है कि सारा का सारा शुगर केन जो है वो ड्रिप पे वो हो जाए। लेकिन आपने जो बात कही वो धीरे धीरे उस हिसाब से जाना है, लेकिन पहला तो यही होना चाहिए कि कैसे हम, जैसे कैनाल ऑटोमेशन का हमने एक प्रोजेक्ट लिया है NLBC करके महाराष्ट्र में, तो पहली बार पानी का मेजरमेंट होगा कि हाँ भाई पानी कितना पानी निकला डैम से, किस कैनाल में कितना पानी गया, बैठे बैठे हम यहाँ से देख सकते हैं किस खेत को कितना पानी गया। तो एक बार पहले मेजरमेंट शुरू हो जाए, और जो जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी जहाँ बने हैं वहाँ धीरे धीरे प्राइसिंग की जाए, क्योंकि प्राइसिंग से एक फायदा तो होता ही है कि लोग थोड़ा वैल्यू समझे। अभी तो हम प्राइस हम कहना चाहते हैं कि पीपल शुड स्टार्ट वैल्यूइंग द वाटर एंड सो दैट दे डोंट, जैसे कहते थे ना पहले कि भाई तुम पानी को, सॉरी पैसे को पानी की तरह बहा रहे हो, ऐसा लगता था कि पानी बहाने की चीज है एक्चुअली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि प्राइसिंग से पहले उसका मेजरमेंट जरूरी है, और जो स्टेप्स आपने बताए, और उसके अलावा जो रेगुलेटरी स्टेप्स आपने बताए जो अलग अलग स्टेट्स ले रहे हैं। अब मैं एक और मुद्दे पर आना चाहता हूँ जो आपके डिपार्टमेंट में, विच इज अबाउट रिवर डेवलपमेंट। तो नदियों की बात अगर करते हैं, गंगा, यमुना और जितनी और नदियाँ हमारे पास, और आपने अभी एग्जाम्पल भी दिया कि कुछ लोगों ने जो नदियाँ हमारी विलुप्त हो रही थी उनको बचाया है। तो अगर बताएं कि इस दिशा में आपके डिपार्टमेंट का एफर्ट्स क्या है, इस बारे में।
देखिए ऐसा है कि एक तो पहली बात है कि कई लोग समझते नहीं हैं, जैसे बात होती है गंगा क्लीनिंग, गंगा की सफाई। मैं कहता हूं कि नहीं, डोंट यूज द वर्ड क्लीनिंग, द वर्ड शुड बी रिजुविनेशन। एक नदी को जिंदा करने की बात है। तो नदी, जैसे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? शरीर में खून रहता है तभी तो हम जिंदा हैं। तो नदियों का खून जो है वो पानी है। अगर नदियों में पानी नहीं रहेगा तो फिर नदियां नहीं रहेंगी। तो केवल जो हम बात पहले करते थे, शुरू शुरू में जब हमने गंगा एक्शन प्लान 1-2 शुरू किया था, तो केवल हम यही बात करते थे कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना लें और अनट्रीटेड सीवेज को नदी में, गंगा में ना जाने। ठीक है, वो जरूरी चीज है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। या इंडस्ट्री जो है, वो इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन कर रही है, वो इंडस्ट्री कैसे बिना ट्रीटेड एफ्लुएंट नदी में ना जाने दे, इस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि नदियों में पानी का प्रवाह कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए हमारा कंसेप्ट दो है। एक, हम जब जैसे गंगा में ही बात करते थे तो निर्मल गंगा की बात करते थे, तो हमने कहा कि नहीं, निर्मल गंगा के साथ साथ अविरल गंगा की बात भी होनी चाहिए। अब ये कई लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। जैसे शुरू शुरू में मुझे ये समझ में नहीं आता, जब किसी ने ग्राउंड वाटर की बात की, जैसे आपने शुरू शुरू में आज ग्राउंड वाटर की बात हुई, भूजल की बात हुई, भूजल के अति दोहन की बात हुई, तो उसका क्या संपर्क है नदी से? मुझे भी समझ में नहीं आता है कि भाई नदी संरक्षण या रिवर कंजर्वेशन या रिवर रेजुविनेशन से उसका क्या संबंध है? तो ऐसा है कि जब पानी, बरसात तो 3 महीने होता है जैसे मैंने बताया, उस समय तो सारी नदियां भर जाती हैं पानी से, बाढ़ भी आ जाती है। जब 3 महीने खत्म हो जाता है तो जो लीन सीजन फ्लो जिसको हम बोलते हैं, या बेस फ्लो जिसको हम बोलते हैं, वो कहां से आता है? लीन सीजन वेस्ट फ्लो पानी जो है, जो बरसात के दिन में, जो बाढ़ के दिनों में पानी एक्यूफर में जमा हो जाता है, वही एक्यूफर का पानी जो है वो वापस नदी में आता है। अब हमने इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया ग्राउंड वाटर का कि वो एक्यूफर का लेवल नीचे ऐसा चला गया कि अब पानी एक्यूफर से नदी में नहीं, नदी में अगर कुछ पानी बचा है तो वापस एक्यूफर में चला जाएगा, रिवर्स फ्लो होना शुरू हुआ। दूसरी चीज, केवल ग्राउंड वाटर की बात नहीं है, सरफेस वाटर। देखिए, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करना जरूरी है, क्योंकि हमें खेतों को पानी देना है, हमें इंडस्ट्री को पानी देना है, हमें लोगों को पीने का पानी देना है, लेकिन कितना? अब आप गंगा की ही बात लीजिए। गंगा जब आती है, गंगा तो आप जानते ही हैं कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलके जब देवप्रयाग से गंगा बनती है, तो जब आती, जैसे ही आती है प्लेन्स में, वो हरिद्वार है बेसिकली, ऋषिकेश हरिद्वार में जब प्लेन्स में गंगा आती है, तो हरिद्वार में एक भीमगौरा बैरेज है, अंग्रेजों के जमाने का बना। भीमगौरा बैरेज से हमने करीब 75% पानी गंगा का वहां से लिया। उसके बाद एक चौधरी चरण सिंह बैरेज है बिजनौर में, वो तो बरसात में ही वहां से पानी लेते हैं। लेकिन उसके नीचे फिर एक नरोड़ा बैरेज है, नरोड़ा में हमने एक लोअर गंगा कैनाल, पैरेलल लोअर गंगा कैनाल है, अब उसमें हमने पानी ले लिया। तो अगर आप चले जाइए लीन सीजन में और अगर आप नरोड़ा बैरेज से नीचे झांक के देखिए तो आपको गंगा में कोई पानी नहीं। अब ये गंगा में फिर से पानी मिलेगा जब दूसरी नदियां आके मिलती हैं, जैसे कुछ देर के बाद आपको वो कालीस्ट होगा, रामगंगा होगा, फिर आगे अगर चले जाएं तो इलाहाबाद में यमुना भी आके मिल जाएगी, उसके आगे वो घाघरा है, चाहे आगे फिर कोसी, गंडक, ये सारे सोन सारे आगे गंगा में आती है। फिर आप चले जाएं तो आगे आपको गंगा में पानी काफी दिखेगा। अगर पटना वटना से नीचे चले जाएं, भागलपुर जाएं, ऐसी जगहों में मुंगेर जाएं, तो वहां पे गंगा में काफी पानी आपको दिखेगा। तो ये जो जितना हम एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं, अब लोग यही कहेंगे कि भाई पानी की आवश्यकता तो भाई हम किसानों की खुशहाली जो आई है वो इसी पानी से आई है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि 35 से 40% अगर हमारी वाटर यूज इफिशियंसी है, तो अगर हम उस वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ाएं, चाहे प्रॉपर क्रॉपिंग करके करें, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करके कहें, ज्यादा ड्रिप एंड स्प्रिंकलर करके करें, जितने भी मेजर्स हैं, या वाटर यूजर एसोसिएशंस करके प्रॉपर, मतलब स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लें, तो एक तो पहली चीज होनी चाहिए कि नदियों के पुनरुद्धार के लिए इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें पानी वापस नदी में लाना है। और इसीलिए जरूरी है कि इसका एक इंटीग्रेटेड, जैसे कई बार लोग कहते हैं भाई पानी में लाना है तो इसके लिए कैचमेंट ट्रीटमेंट करने की क्या आवश्यकता है? कैचमेंट ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, कैचमेंट प्लांटेशन की आवश्यकता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जरूरत है। एक तरफ तो इसकी जरूरत है, दूसरी तरफ जो हमारे
ये सीवेज मैनेजमेंट हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली, एक तो सीवेज ट्रीटमेंट का लेवल बहुत कम है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए तो गए, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो गए, अधिकांश जगह पे ये चल नहीं रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट पे फॉर परफॉर्मेंस, वी पे फॉर कंस्ट्रक्शन। तो भाई कंस्ट्रक्शन हो गया, अच्छा खासा प्लांट बन गया, मैं नहीं कहूँ कि प्लांट अच्छा नहीं बना, सब कुछ बन गया, लेकिन आप जाए तो या तो वो चल नहीं रहा है, या उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत पुअर है, या जो ट्रीटेड पानी आता है उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत पुअर है। तो हमने एक दो सारी चीजें यहाँ बताना संभव नहीं होगा इतने छोटे से प्रोग्राम में, लेकिन एक चीज बताऊंगा जो हमने एक नया कंसेप्ट लाया, वो कहलाता है हाइब्रिड एन्युटी मोड। ये हाइब्रिड एन्युटी मोड सबसे पहले केवल रोड सेक्टर में ट्राई किया गया था, क्योंकि वहां पे एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। जैसे आप रोड बनाया, आपने टोल रोड बनाया, टोल से पैसा वापस दिया जा सकता है। यहाँ पे हमारा कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, तो हम, लेकिन हमें ये इंश्योर करना है कि लॉन्ग टर्म हमारा कैसे सस्टेन परफॉर्मेंस हो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। तो हमने पहला चीज तो ये किया कि इसमें 15 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बना दिया। नहीं तो पहले प्रोजेक्ट बनते थे, स्टेट्स की जिम्मेवारी होती थी, अर्बन लोकल बॉडीज की जिम्मेवारी होती थी कि ये इसको अब चलाइए, और वो ठीक से चला नहीं पा रहे थे। तो 15 साल का तो खर्चा जो है वो अभी तो 100% फंडेड है नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर भारत सरकार द्वारा। लेकिन जो हाइब्रिड एन्युटी मोड में हमने क्या किया कि हमने कहा कि केवल 40% पैसा जो है वो हम, जो डेवलपर है या जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको केवल हम 40% पैसा देंगे, बाकी 60% वो कहीं से पैसा लाके अपना फाइनेंशियल टाई अप करके वो खर्चा करेगा। तो ये 60% बचा हुआ पैसा प्लस इस पे इंटरेस्ट, क्योंकि वो कहीं से पैसा लेके आया है तो उसको हमें इंटरेस्ट भी ठीक रेट पे देना है, और साथ में ऑपरेशन और मेंटेनेंस का खर्चा जो उसने कोट किया, ये तीनों हम उसको देंगे हर साल 4 इक्वेटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। हर साल 4-4 इंस्टॉलमेंट देंगे 15 साल तक। लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो 15 साल तक उसको सुचारू रूप से चलाए। वो अनलेस जो डिजाइन पैरामीटर्स थे, अगर वो डिजाइन पैरामीटर्स को नहीं मीट कर रहा है तो हम उसको पैसे नहीं देंगे। तो एक तो हमने ये हुआ कि सीवेज मैनेजमेंट कैसे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट केवल बने ही नहीं, बन के वो चलें, अच्छा परफॉर्म करें, इस दिशा में काम किया। एक छोटा सा ही बस इसमें और ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि हमने एक नया कंसेप्ट लाया, 1 सिटी 1 ऑपरेटर। पहले क्या हो रहा था कि एक ही शहर में अलग अलग एसटीपी, अलग अलग लोगों की जिम्मेवारी होती थी। कोई एक वहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रहा है, कोई वहाँ का यूपी जल निगम देख रहा है, कोई जो है वहाँ का कुछ मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी देख रहा है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं, अभी कुछ शहरों से शुरू किया है, कानपुर से, इलाहाबाद में, ऐसी जगहों पे हमने शुरू किया है कि 1 सिटी 1 ऑपरेटर। सारे जितने एग्जिस्टिंग प्लांट थे, जिसको हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं, और जिसको इज इट ऑल राइट और वी विल हैव टू स्टार्ट अगेन? नो सर, वी आर ओके, ओके, ठीक ठाक चल रहा है। तो जो 1 सिटी 1 ऑपरेटर में यही है कि जो ब्राउन फील्ड के प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन फील्ड के प्रोजेक्ट्स हैं, वो दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक आदमी के पास आएंगे। वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स का भी अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वो भी करेगा। और मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नए का और पुराने का सब उसी के पास रहेगा। सो हमें केवल एक व्यक्ति से डील करने की आवश्यकता है। इसी तरह से हमने वैसे कई और भी मुद्दों पे काम किया है, जैसे इंडस्ट्रीज हैं। तो आज के दिन में जैसे हम लोगों का कहना है कि भाई लॉकडाउन के चलते गंगा साफ हो गई, लॉकडाउन के चलते गंगा साफ हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन का इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन अगर केवल लॉकडाउन में गंगा में जो पॉल्यूशन होता है उसका 70% पॉल्यूशन होता है सीवेज से। सीवेज में ऐसी कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि लोग अपने घरों में हैं, सब कुछ है, तो सीवेज उतना का उतना ही है। फिर भी अगर इतनी दिख रही है तो उसका कारण ठीक है, एक तो कि लोग वहां नहीं जा रहे हैं, दूसरा है कि इंडस्ट्री का पोल्यूशन थोड़ा कम हो रहा है। बट मेनली हमने जो सीवेज पे काम किया है, और जो हम सीवेज केवल ट्रीटमेंट कैपेसिटी नहीं बढ़ाए हैं बट उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं, वो भी एक कारण है कि इस दौरान गंगा ज्यादा या दूसरी नदियां ज्यादा साफ दिखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों का मानना है, हम नहीं कह रहे कि इंडस्ट्री में हमने पूरी सफलता प्राप्त कर ली है, बट इंडस्ट्री के लिए भी हम काफी कोशिश कर रहे हैं।
हमने उसकी एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम प्लेस रखा है। हम हर साल जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल निर्भर ना हो के, हमने टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस के को यूज करते हुए ईच एंड एवरी ग्रॉस पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो गंगा पे, उसको हम एक बार इंस्पेक्शन करा रहे हैं। कुछ चार्टर्स किए गए हैं जो मेजर सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, पेपर एंड पल्प सेक्टर है, जैसे लेदर सेक्टर है। तो इसके तरफ से सीपीसीबी की तरफ से कुछ चार्टर्ड भी बनाए गए हैं और चार्टर्ड को इम्प्लीमेंट कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी भी मतलब बहुत कुछ काम करना बाकी है, बट इन पे हम कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने ये जनरली ये काम गंगा पे ज़्यादा करना शुरू किया था, अब हम बाकी नदियों पे भी इसी तरह के काम जो है वो जो हमारे पास, चूंकि अब एनआरसीपी या एनआरसीडी आ गया है, तो हम दूसरे नदियों पे भी ऐसा ही काम शुरू करेंगे। इनफैक्ट अभी आप इसके बारे में बात कर रहे हैं और कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि लखनऊ में एसटीपी जब से कंस्ट्रक्शन हुआ है वो चल नहीं रहा है। तो किसी का कहना है कि ये जो कंसेप्ट है वन ऑर्गेनाइजेशन और वन सिटी, तो उसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है कि अगर ऑपरेटर काम नहीं करता तो फिर उल्टा पड़ सकता है। तो ऐसा भी कुछ लोगों का फीडबैक आ रहा है। एक चीज जो मैंने कहा आपको कि उसका पेमेंट जो है, देखिए अभी कि एवरीथिंग इज 100% परफेक्ट। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां उत्तर प्रदेश में पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑलमोस्ट चलते ही नहीं थे। ऐसे भी केसेस थे इलाहाबाद में जहां पे बिजली कट गई थी एसटीपी की, क्योंकि सरकार वो बिजली के पैसे भी नहीं दे रही। लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं है कि कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के दिन में, ठीक है, कहीं पे थोड़ा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो रहा होगा, कहीं ट्रीटेड जो वाटर की क्वालिटी जो है वो कंफर्म नहीं कर रही होगी नॉर्म्स में, बट देयर इज नो प्लांट व्हिच इज नॉन ऑपरेशनल एक्चुअली। दूसरा यूपी ने एक काम किया है, उन्होंने क्या किया है कि हमने तो उस प्रोजेक्ट की बात की जिसकी हम फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले के भी जो प्रोजेक्ट्स बने हुए थे स्टेट ने अपने फंड से या किसी और फंड से भी किए थे, उनके लिए भी स्टेट ने एक ये सारी चीजें जो पहले यूपी जल निगम खुद डिपार्टमेंटली करता था, उन्होंने पूरे राज्य के एसटीपीज को 3 अलग अलग एजेंसीज को आउटसोर्स किया है। अभी अब आउटसोर्सिंग के कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अगर आउटसोर्सिंग भी करते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं, तो और ज्यादा जरूरी है कि आपका सुपरविजन उतना ही अच्छा हो। अदरवाइज वो जो आउटसोर्स एजेंसी है वो पैसे भी ले लेगी और अच्छा काम भी नहीं करेगी। और हमने तो ये भी कहा है कि अपनी तरफ से भी जो आउटसोर्स एजेंसी के लोग भी हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने को हम तैयार हैं। उनको भी हम चाह रहे हैं कि कैसे एक प्रॉपरली उनकी अंडरस्टैंडिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हो। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो आपने बात उठाई कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो नदी के किनारे, जैसे कानपुर को लें, वहां पर लेदर इंडस्ट्री है। तो इस प्रकार से ऑल ओवर द कंट्री इंडस्ट्रीज जो है नदी के आसपास है और वहाँ पर काफ़ी जो सीवेज वहाँ पर जा रहे हैं, काफ़ी जो वेस्ट वहाँ पर जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल वाटर जो है वहाँ पर जा रहा है। तो उस पर ये एक इतना लार्ज एक इशू है, तो इस पर कोई कोहेरेंट एक्शन या कोई अवेयरनेस और क्या इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस में कोई चेंजेस, उस पर कोई एफर्ट्स नहीं? देखिए ऐसा है कि 2 एक्ट ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलेटरी बॉडीज तो बहुत पहले सेटअप किया गया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपने सुना होगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करीब करीब सारे स्टेट्स में है। उसके अलावा उनके रीजनल ऑफिसर्स भी जो हैं वो 2-2, जैसे यूपी देख लीजिए, हर 2 जिले में करीब करीब एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक रीजनल ऑफिसर बैठता है। और जो सिस्टम है कि कोई भी आप इंडस्ट्री लगाएंगे उसके पहले कंसेंट टू एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर कंसेंट टू ऑपरेट करना पड़ेगा। वो कंसेंट टू ऑपरेट जो है वो टाइम टू टाइम रिन्यू भी करना होता है, और उस समय ये देखने की आवश्यकता रहती है कि इंडस्ट्री जो है वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आज के दिन में मैं नहीं कह सकता हूं कि रेगुलेशन या लीगल प्रोविजंस की कमी है, लेकिन वो है कि उन लीगल प्रोविजंस का इन्फोर्समेंट कितना अच्छा हो रहा है, वो एक विषय हमेशा रहता है। कि कई बार हमारे पास भी कंप्लेन होता है कि भाई जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रीजनल ऑफिसर्स हैं और बाकी जो हैं वो कह तो देते हैं कि कंप्लायंट है, बट एक्चुअली वो कंप्लायंट नहीं होता है। और कई बार
भी देखा है कि इंडस्ट्री को कंप्लायंट कहा जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के बाद जो एफ्लुएंट आके जिस नाले से और जिस नदी में आता है, वहां को देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो कंप्लायंट है। तो कंप्लायंट करने की, जैसे मैंने कर रहे थे, तो कानपुर में तो ऐसा है कि काफी दिनों तक तो बहुत सारे लेदर इंडस्ट्री को बंद भी इसलिए किया गया, और आज वहां पे पहले एक सीईटीपी जिसको बोलते थे वो चल रहा था, वहां पे हम अभी एक नया सीईटीपी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट। प्लस इंडिविजुअल जो टैंडरीज हैं उनमें कैसे जो उनका इंडिविजुअल ईटीपीज है, क्रोम रिकवरी प्लांट है, और भी बहुत सारे ग्रीन टेक्नोलॉजी कैसे उसमें आएंगे, उस पर काम किया जा रहा है। और काफी कुछ ऐसा नहीं है, जैसे पेपर एंड पल्प के केस में या टेक्सटाइल के केस में, काफी कुछ डिस्टिलरी के केस में काफी कुछ सफलता भी मिली हुई है। नंबर ऑफ कंप्लायंट इंडस्ट्रीज बढ़े हैं, बट अभी तक हमारा कंसंट्रेशन मेनली था ऑन जिसको हम कहते हैं ग्रॉस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, बट देन देयर आर वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंडस्ट्रीज आल्सो। तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री पे बहुत सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हम सब मिलके काम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रहे हैं, लेकिन और काम करने की आवश्यकता है। आपने एक बात बताई थी रिगार्डिंग मेजरमेंट्स, कि अगर कोई चीज मेजर होगी तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात अगर उठाते हैं तो एयर पोल्यूशन में लास्ट 3-4 सालों में आपने देखा होगा कि उसका डेटा लोग, जो जनता जो है मॉनिटर कर सकती है, एमिशन ऊपर है नीचे। अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि जो वाटर, जो रिवर वाटर में जो पोल्यूशन है, अगर वो मेजर होकर वो डेटा अगर जनता के सामने आए, तो हो सकता है कि जो जनता में खुद की अवेयरनेस हो। जैसे आपने कहा पार्टिसिपेटरी जो मेथड्स आप ग्राउंड वाटर में देख रहे हैं, हो सकता है जो जिन शहरों में जहाँ पर पोल्यूशन है वाटर में, जनता और जागरूक होकर ही इंडस्ट्रीज को या सीवेज अथॉरिटीज के पास जाएगी कि भाई आप ऐसा वो कर रहे हैं। तो मतलब इसके बारे में आपके कोई विचार है? नो, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से जो वाटर रिलेटेड पोल्यूशन डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। उसके पहले एक ही चीज है कि वाटर पोल्यूशन जो है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने एयर पोल्यूशन में एक इंडेक्स बना रखा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे AQI है। अब AQI जैसे है, अब पानी की जैसे गुणवत्ता है या पानी की जो क्वालिटी है वो कई पैरामीटर्स पे मेजर की जाती है। जैसे उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, और वो भी अलग अलग चीजों के लिए, पीने के लिए पानी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, नहाने के लिए पानी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, खेती के लिए जो पानी जाता है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जैसे नहाने की बात करते हैं, हम नदियों की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं वो इस नदी का पानी तो पीने लायक नहीं है। नदियों का पानी पीने लायक कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं भी नहीं कहा जाता है कि आप नदी या वाटर बॉडी से डायरेक्टली पानी पीजिए। लेकिन वाटर जो है वो नदियों का पानी बेदिंग वाटर क्वालिटी होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, एक डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे हम कहते हैं कि 5 mg पर लीटर से ज्यादा पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो हम एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी में रहते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करते हैं, इवन पानी को साफ करने में, चाहे वो टर्टल्स हों, चाहे वो फिशेज हों, दे आल्सो प्ले अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली। तो एक डीओ की बात होती है, वैसे ही होता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर बीओडी ज्यादा होगा तो डीओ कम हो जाएगा, क्योंकि जो डिग्रेड करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन ले लिया जाएगा पानी से, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। एक और चीज होती है, वो होती है फीकल कोलीफॉर्म। तो 3 चीज मेनली हम कहते हैं कि डीओ इससे कम नहीं होनी चाहिए, बीओडी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फीकल कोलीफॉर्म भी एक मोस्ट प्रोबेबल नंबर के टर्म में उसको मेजर किया जाता है, वो इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इन 3 पैरामीटर्स पे हम बात करते हैं। अब कुछ इसमें पैरामीटर्स हैं जिसको आप इंस्टेंटेनियसली मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको अभी आप इंस्टेंटेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। उसका आपको सैंपल लेना है, सैंपल लेबोरेटरी में जाएगा, उसके बाद उसके फिगर्स आएंगे। तो अभी हम उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जैसे अभी सेटअप किए हैं, पहले हमारे सारे जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस थे वो सारे के सारे मैनुअल थे। अब हमने मैनुअल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस को कन्वर्ट
प्रोजेक्ट नए लगाए हैं और पुरानों को भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। तो जब रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, तो अभी हम उसके डेटा वैसे तो हम अवेलेबल करा रहे हैं, बट बिल्कुल पब्लिक हमने नहीं किया, बिकॉज सर्टेन टीदिंग ट्रबल्स जो हैं, जैसे कभी कभी ऐसा देखा गया है कि रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का रिजल्ट और वहीं से जो उसी दिन सैंपल लिया गया है जो मैनुअल के लिए, वो दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के भी अपने लिमिटेशंस हैं। वहाँ सेंसर्स लगे होते हैं, तो सेंसर्स का कैलिब्रेशन, वो जो रिजल्ट आए उसका वैलिडेशन, इस टाइप की चीजें कुछ करने की जरूरत है। लेकिन आपका कहना सही है कि दोनों इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एज वेल एज वाटर क्वालिटी के डेटा, रिलायबल डेटा, लेकिन केवल डेटा ऐसा हो कि हम ऐसा डेटा दे दें जो कि सही डेटा नहीं हो, तो इट कुड बी अदर वे अराउंड एल्सो। या तो हमको फॉल्स कंप्लेसेंसी दे देगा, या वी विल सी घोस्ट वेयर नॉन एग्जिस्ट एक्चुअली। तो दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। तो इस दिशा में काम किया जा रहा है, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। आप बिहार से हैं, आपने बचपन बिहार में गुजारा है, आपने बचपन में बहुत बार नदियों में नहाया हो। मैं जो है बनारस से हूँ, मैंने तैरना जो है गंगा जी में सीखा, लेकिन आज जब मैं बनारस जाता हूँ तो गंगा जी में नहा नहीं सकते। तो आप मतलब ये बताएं कि इस जो सिचुएशन में ग्राउंड पे आपके हिसाब से बदलाव कब तक ऐसा आ सकता है कि लोग गंगा जी में ऐसा उतरे? पता नहीं आप कब गए थे बनारस और कब आपको ऐसा लगा कि वहाँ नहीं नहाया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में नदियां, पूरे भारत में गंगा में आप कहीं भी नहा सकते हैं, और नहाते भी हैं। आपने तो डेटा देखा होगा कि कुंभ हुआ था, कुंभ में देखिए हमारी नदियां जो हैं वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी नदियां, कई बार लोग कहते हैं थेम्स ऐसी है, डानूब ऐसा है, राइन ऐसा है, क्योंकि हमारी नदियां और वो नदियां जो हैं वो अलग अलग। खाली उसी की बात नहीं करूँ, वहां तो पानी 12 महीने बराबर पानी रहता है, हमारे यहाँ पानी तो कम ज्यादा होता है, एक बात है। लेकिन एक ऐसा चीज है, मैं एक बार राइन और डानूब देखने गया था, और मैंने करीब 300-400 किलोमीटर रानूब और डाइन के किनारे जो है वो रोड से यात्रा की। एक भी आदमी को हमने कहीं वहां पानी में नहाते नहीं देखा, किसी आदमी को हमने पूजा करते नहीं देखा, किसी आदमी को हमने कपड़ा धोते नहीं देखा, एक आदमी को भी हमने जानवर को भी पानी में ले जाते नहीं देखा। हमारी नदियां जो हैं, इसलिए हम तो कहते हैं ना कि बीच में ऐसा हुआ था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि गंगा इज अ लिविंग रिवर। भाई हम तो लिविंग रिवर क्या, हमारे यहाँ मतलब हम तो कहते हैं कि गंगा माता है, हम तो कहते हैं कि गंगा देवी है, और लिविंग रिवर लेकिन दूसरे सेंस में भी है कि कम से कम, आई डू नॉट नो द प्रेजेंट डेटा, बट कहीं एक पढ़ा मैंने कि एक कोई ऐसा दिन नहीं होता है मिनिमम कि 20 लाख लोग गंगा में नहीं नहाते। इतने सारे लोग नहा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एवरीथिंग इज ओके, बट ऐसा भी नहीं है कि आप गंगा में नहा के आए और घर तक आते आते बीमार हो गए। अगर ऐसा हुआ होता तो आज के दिन में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे गंगा हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, पटना हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो। सर, देयर आर few questions here on your chat, if you can look at it. So there is a question which is being asked, is that what do you think is the role of private sector in water issues, both in the groundwater and in the river water development? There is a question here, sir. देखिए ऐसा है कि आज भी जो काम, जैसे जो भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो ऐसा है कि फंडिंग तो भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है, बट कंस्ट्रक्शन का जितना काम है वो तो प्राइवेट सेक्टर ही करता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो लैंड एक्विजिशन की जो समस्या हो रही है, उसके चलते अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या पाइप्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो पीडीएन सिस्टम में भी जो काम करते हैं, जो एक्सपर्टाइज है, वो कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी ही उसको टर्न की बेसिस पे लेता है। उसी तरह से अभी जो हमने बात थोड़ी देर पहले की कि हम जो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो कैनाल सिस्टम ऑटोमेशन एटसेट्रा, वो भी प्राइवेट सेक्टर ही करता है। या आज के दिन में हम डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी जो बात करते हैं, उसमें भी काम तो प्राइवेट सेक्टर ही करता है। तो अभी यही है कि फंडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर की नहीं है, लेकिन काम का जो है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है,
उसमें भी जो हमारे पास चाहे वो हाइड्रोमेट इक्विपमेंट सप्लाई करने की बात हो, उसको इंस्टॉल करने की बात हो, उसको चलाने की बात हो, वो भी प्राइवेट सेक्टर ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है। हाँ, जैसे मैंने बात की सीवेज में कि हम वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा ज्यादा और रोल हो गया है कि वो फाइनेंसिंग भी जो है वो पार्ट ऑफ फाइनेंस तो प्राइवेट सेक्टर ही जुटाता है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो इरिगेशन का लीजिए, माइक्रो इरिगेशन हमारे कंट्री में अभी भी माइक्रो इरिगेशन जो है उसका एक्सपेंशन का बहुत ज्यादा स्कोप है एक्चुअली, लेकिन माइक्रो इरिगेशन अभी कुछ ही राज्यों तक ज्यादा है। तो जितना ही माइक्रो इरिगेशन ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, तो ये सारा सप्लाई से लेके इंस्टॉलेशन से लेके आज के दिन में दिक्कत ये भी है कि जैसे कोई फार्मर माइक्रो इरिगेशन लगाना भी चाहता है तो ऑफ द सेल्फ लाके उसके इक्विपमेंट्स भी नहीं ला सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर का आने दिनों में और रोल बढ़ेगा जितना रोल अभी है। जी, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाय सौरव. He is MD of Swachh Environment Private Limited, and he like saying that we feel that with the increased involvement of water in everyday lives, the sector requires large investment for upgradation of infrastructure, and sector should be given the status of priority sector lending. इस पे आपके ओपिनियन सर? देखिए, ऐसा है कि अब वो बात तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की बात तो मैं ऑफेन नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के डेफिनेशंस में आने के लिए जो है वो एक नीतिगत चीज है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बाकी लोग भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो देखिए, इन्वेस्टमेंट तो तरीके अलग अलग, जैसे हमारे पास सफिशिएंट फंड्स बजट में नहीं होते हैं तो हमने उसको फिर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, अभी जो हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या PMKSY प्रोग्राम है उसकी फंडिंग हम एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से कर रहे हैं। वो पैसा नाबार्ड जो है वो नाबार्ड मार्केट से जाके बॉन्ड से रेज करता है और हमें अवेलेबल कराता है और उसकी सर्विसिंग हम बाद में करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं आज के दिन में या फ्लड कंट्रोल के प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्सटर्नली फंडेड हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक से फंडेड है, जायका से फंडेड है, ADB से फंडेड है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से फंडेड है। तो मुझे नहीं लगता कि फंडिंग की, अगर मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हों तो फंडिंग की ऐसी कोई, चाहे वो एक्सटर्नल एजेंसी हो चाहे नाबार्ड या बैंक्स हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कालेश्वरम प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का तेलंगाना गवर्नमेंट अभी एग्जीक्यूट कर रहा है और वो पूरी बोरोइंग करके ही वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। So I don't think it's such a big problem, but yes, क्या जो उन्होंने सजेशंस दिया, ऐसे सजेशंस जो कई बार बजट के पहले भी कुछ सजेशंस आते हैं, तो ऐसे कुछ सजेशंस हम टेक अप करते हैं, but then the decision will be made at a different level. एक और सवाल है, कोविड-19 से रिलेटेड है। उनका सवाल ये है कि COVID-19 hygiene requirements mean that we need to wash our hands several times throughout the day, leading to greater consumption of water compared to before the pandemic. With availability of clean water a major issue in many parts of India, especially for those from the lower economic backgrounds, how to ensure water security while also tackling the COVID outbreak? इसमें 2 अलग अलग पार्ट हैं। ये बात सही है कि कोविड या किसी भी डिजीज के लिए कंट्रोल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है एक्सेस टू क्लीन वाटर, हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के क्षेत्र में तो हमने काफी सफलता प्राप्त की है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज के दिन में हम ODF स्टेटस पे हैं और उसको सस्टेनेबल करने के लिए ODF प्लस और लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गांव ग्रामीण क्षेत्रों में करने के लिए ऑलरेडी हमारा ODF प्लस जो शुरू हो चुका है। बाकी जो मैंने बताया कि अभी भी पानी की उपलब्धता तो है, लेकिन पानी की उपलब्धता कई जगहों पे अभी जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और वो भी टैप वाटर एट द प्रीमाइसेस, तो इसके लिए हमने जो आपको पहले ही बताया कि भारत सरकार ने ये काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और 5 साल के पहले, जैसे 5 साल के अंदर हर गांव ODF हुआ, वैसे ही 5 साल के पहले वो 2024 तक हर घर नल का जल ही नहीं, मतलब उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। अब
अभी जो बात हुई कि कई लोगों ने पहले भी ये प्रश्न किया है इसी तरह के वेबिनार या दूसरी जगहों पे जहां मुझे बोलने का अवसर मिला, कि लोगों ने कहा कि भाई बार बार पानी से हाथ धोना पड़ता है, तो इसके लिए पानी की खपत जो है वो बढ़ेगी, एंड विल दैट लीड टू वाटर स्कार्सिटी, और बढ़ाएगी क्या? एक तो पहली बात, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, जो हमें घर में पानी का खर्चा होता है वो केवल 5-6% टोटल पानी है। दूसरी बात है कि अगर तो हाथ धोने के लिए ज्यादा खर्चा होता है, तो साथ में जैसे इंडस्ट्री पानी लेती है, अब इंडस्ट्री तो करीब करीब बंद ही रही है पिछले 2 महीनों से, और इंडस्ट्री अभी भी धीरे धीरे ही खुल रही है, खुलेगी, तो इंडस्ट्रियल वाटर कंजम्पशन भी कम है। दूसरा, खेती भी बीच में जब लेबरर्स कम थे, जो भी था, तो खेती में भी पानी का कंजम्पशन घटा है, जहाँ सबसे ज्यादा पानी होता है। तीसरी चीज है कि आपने देखा होगा कि जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, क्लब्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं। अब इन बड़े बड़े होटलों में पानी बहुत खर्चे होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी के टब होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, तो इन सबों में भी पानी की कम ही खपत हुई है। तो ये कहना कि हमारा ये जो बार बार हाथ धोने के चलते जो पानी का खर्चा, क्योंकि 5% अगर हम टोटल खर्चा करते हैं, तो उसमें से 10% बढ़ जाए, 20% भी बढ़ जाए, तो 1% पानी का बढ़ेगा। लेकिन दूसरी एक चीज और भी यहाँ बताना चाहूंगा कि इस बार हम बहुत बेटर पोजीशन में हैं एज कम्पेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर, जहां तक पानी की बात है। जैसे सरफेस वाटर की मैंने बात की, जो हमारे रिजर्वायर्स हैं उसमें इस समय पिछले साल पानी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन इस बार हमारे सारे रिजर्वायर्स में पानी की उपलब्धता अच्छी है। पिछले साल आपको याद होगा चेन्नई में पानी को लेके इतना बड़ा वो रोज दिन न्यूज बनता था। आज चेन्नई में जहाँ से पानी सप्लाई होता है, जो 4 रिजर्वायर्स हैं, उनमें भी सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है। और तीसरी चीज जो है कि पिछले साल शुरू में तो बारिश कम हुई थी मई जून में, लेकिन जुलाई अगस्त और यहाँ तक कि बारिश सितंबर तक होती रही, तो पिछले साल बारिश ओवरऑल बाद में जो अच्छी हुई, और जो हमने जल शक्ति अभियान में और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट से इनिशिएटिव लिए हैं, उसके चलते ग्राउंड वाटर सिचुएशन इज मच बेटर। अभी हमने हाल में बिहार का ही एक न्यूज पढ़ा था कि बिहार के कितने जिलों में पानी का लेवल कितना फुट ऊंचा हुआ है, उसके ऊपर भी अभी एक रिपोर्ट आई थी। तो आज के दिन में सरफेस वाटर भी हमारे पास बेटर है और ग्राउंड वाटर की उपलब्धता भी बेटर है। बट ये बात सही है कि फिर भी देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे डिफरेंट कारण से, चाहे वो वहाँ पे बारिश कम होती हो या वहाँ की टोपोग्राफी या वहाँ की जियोलॉजी ऐसी है कि पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है, तो कुछ हिस्सों में पानी की कमी रहेगी, जिसपे कि जैसा पहले मैंने बताया कि काम हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो बात हो रही है कि भाई कोविड रिलेटेड कारणों से पानी की दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, एक जरूर एस्पेक्ट्स है, कई लोगों ने उस पर भी कहा है कि अभी थोड़े सारे स्टेट्स के जो एक्सपेंडिचर की जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीजों पे ज्यादा रहेगी। स्टेट्स और सेंटर का जो रेवेन्यू है वो घट गया है और कम ही रहेगा, तो चूंकि रेवेन्यू भी कम हो रहा है, खर्चे की प्रायोरिटी भी अलग है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि शायद जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के या इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे प्रभाव पड़ेगा, कुछ हद तक प्रभाव पड़ भी सकता है। वैसे कोशिश तो यही की गई है कि अभी स्टेट्स कैसे ज्यादा बोरो कर सके, उनकी बोरोइंग का जो लिमिट किया गया था वो लिमिट बढ़ाया गया है। एक और बड़ी चीज हुई है कि हमारा सबसे ज्यादा जल संरक्षण का काम जिस स्कीम से होता है उसका नाम है MGNREGA या मनरेगा। ना मनरेगा में इस साल पहले बजट प्रोविजन बजट में रखा गया था 61,500 करोड़। अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड्स जो है मनरेगा को अवेलेबल कराया गया है। और ये काम ये भी 4 सेक्रेटरी, जिसमें मैं भी एक इंक्लूडेड हूँ, के तरफ से एक ज्वाइंट लेटर, जिसमें रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी भी हैं, एक ज्वाइंट लेटर भी सारे चीफ सेक्रेटरी को गया है कि अभी जो हमारा पीरियड महीने 1.5 महीने बरसात के पहले का पीरियड है, मनरेगा का पैसा ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजर्वेशन और ये जो स्ट्रक्चर्स है उस पर खर्चा किया जाए। और अभी एक और भी चीज शुरू की गई है कि करीब फिलहाल 90 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां माइग्रेंट लेबरर्स ज्यादा वापस गए हैं, तो कैसे उनको काम ज्यादा उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए भी एक अभियान, उन 90 जिलों के लिए खास अभियान जो है वो अभी प्रारंभ किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है जो माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आपने दिया है। एक लास्ट सवाल है जो
किसी ने पूछा है कि एज यू राइटली सेड मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर सेगमेंट, इन एनी प्लान फॉर एडवांस्ड मीटरिंग लाइक अल्ट्रासोनिक वाटर मीटर इन पाइप? एडवांस्ड मीटरिंग के एंगल से कोई ऐसी इनिशिएटिव या सोच है क्या? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक समय इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर भी ऐसा था। जब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म नहीं हुआ था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इलेक्ट्रिक मीटर नहीं लगे होते थे, लोग फिर बल्क कंजम्पशन करते थे। उसके बाद मीटरिंग हुई, फिर मीटरिंग के बाद भी ऐसा होता था कि बिलिंग टाइम पे नहीं होती थी, एक साथ 10-10 महीने तक की बिल नहीं आते थे। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट हुए। वाटर सेक्टर में भी इन तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कई जगहों पे हुए भी है। अब ये जो है शहरों में इस टाइप की मीटरिंग या वाटर सप्लाई का विषय जो है वो बेसिकली अभी भी ये विषय जो है वो हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के साथ है या कंसर्न अर्बन लोकल बॉडीज के पास है। लेकिन जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं या जो 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 स्मार्ट सिटी या अमृत या इस टाइप के जितने भी प्रोग्राम्स अर्बन एरियाज के लिए किए गए हैं उसमें एक वाटर मेजरमेंट इज सर्टेनली अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, बट I would not be in a position to tell you about advanced metering etc. because that is something which I don't deal with. सर, हम लोग ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कुछ क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अपने स्पीच में एड्रेस कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब आपसे मैं एक अंतिम ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि यूपी सिंह जी, आपको हॉबी के रूप में कविताएं पसंद और गीत पसंद है। एक हमें जल के रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड कोई ऐसा गीत या कोई पंक्तियां हो जो आपके दिल के करीब हो तो कृपया वो बताएं। देखिए, ऐसा है कि मुझे संगीत का शौक है, लेकिन मैं 2 लाइन भी गा नहीं सकता हूँ, गुनगुना नहीं सकता हूँ। तो मैं नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा एक चीज, 2 चीजें सुना लास्ट में कहना चाहूंगा। एक तो मैं रहीम की वो 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा, वो समझ लीजिए कि वो मेरा मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुस चून। ये बहुत पहले हमने किताबों में पढ़ी थी, उस समय हमें शायद इसकी पूरी महत्ता समझ में नहीं आती थी कि इस 2 लाइन का कितना गूढ़ अर्थ है, वो आज समझ में आया। और दूसरी बात मैं तो यही कहूंगा कि अगर हम सबका प्रयास रहा तो कोई कारण नहीं है कि जिस ढंग से हम बातें की जा रही हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा और हमें पानी के लिए इस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। अगर हम सबका प्रयास रहा तो मैं तो बस इन्हीं 2 पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगा कि लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, होगी यह नम मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। तो हम सब पानी के लिए काम करते रहें और देश को एक वाटर सिक्योर नेशन बनाने की दिशा में हम सब काम करें। बहुत अच्छी बातें कही। और बस एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा अंत में कि जो हमारी जो इलेट्स की जो टीम है, इस वक्त हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से हम लोग जुड़ रहे हैं और उनके जो इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं जिससे जनता में अवेयरनेस है। तो हमारी जो टीम है उसके लिए कोई संदेश आप अगर देंगे तो हम लोग को उत्साह बढ़ेगा। देखिए, ऐसा है कि मैं तो यही कहूंगा कि वाटर लिटरेसी, मैंने पहले भी कहा था कि पानी और नदियों की समझ जो है हमारी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार तो प्रयासरत है, बट आप जैसी संस्थाएं हैं, अगर ये लोगों को ज्यादा वाटर लिटरेट कर पाएं, ज्यादा लोगों को पानी नदियों के बारे में समझा पाएं, उनकी महत्ता समझा पाएं, चाहे वो वेबिनार के थ्रू हो, सेमिनार के थ्रू हो या किसी भी दूसरे फोरम से हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, तो मैं तो चाहूंगा कि ये कि पानी को बचाने का संदेशा जो है वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं। बहुत आपका जो मैसेज है, हम लोग इलेट्स में वाटर के ऊपर और अधिक हम लोग करेंगे काम और ऐसे और अभियान और कैंपेन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम लोग करेंगे। अपनी जो मैगजीन है गवर्नेंस मैगजीन, उसमें भी वाटर के बारे में हमारी कोशिश रहेगी कि हम और लिखें जिससे कि और अवेयरनेस इसके बारे में बढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद यूपी सिंह सर, आप इस कार्यक्रम में आए और ऑल ओवर ऑडियंस जो इसको देख रही है, आप लोगों को अगर ये कार्यक्रम और ये वार्तालाप अगर पसंद आया तो कृपया इसको लाइक और शेयर करें, जिससे कि इतने अच्छे जो विचार जो आज यूपी सिंह सर ने दिए वो अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचे और वाटर अवेयरनेस, वाटर कंजर्वेशन पे
जनता में और जागरूकता बढ़े। तो इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन वीपी सिंह सर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद ऑल द ऑडियंस। नमस्कार all of you. Thank you very much for giving me this opportunity, and thank you to everyone who listened to us. Thank you very much. Thank you so much. Namaste.